धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू। ऑनरेबल श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद उपसभापति जी। सर्वप्रथम चुनाव सुधार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा हो रही है, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सुधारों के इस कालखंड में चुनाव सुधार से संबंधित चर्चा के दौरान जो विषय उभर करके आए, वो वह विषय एक बार आपके ध्यान में ला रहा हूं। वाइस चेयरमैन सर, आपके ध्यान में ला रहा हूं। एक तो विषय आया कि चुनाव आयोग में जो कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जो समिति है, उसमें मुख्य न्यायाधीश क्यों नहीं रखा गया, एक विषय आया डिस्कशन के दौरान। दूसरा विषय आया कि 2023 में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को इम्यूनिटी क्यों दी गई, ये विषय आया। तीसरा विषय आया कि ईवीएम मशीन की जगह मतदान बैलेट पेपर से कराया जाए, ये विषय भी आया। एसआईआर जरूरी क्यों है, ये विषय भी आया। और चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर कराने की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है क्या, ये विषय भी आया। लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए, ये विषय भी आया। संविधान बदल रहे हैं, ये विषय भी आया। और सीसीटीवी फुटेज के संबंध में नियमों को क्यों बदला गया, ये विषय भी आया। सभी जो चर्चा के बिंदु हैं, मोटे मोटे ये इन्हीं के आसपास ही घूम रहे हैं। मैं इनका सबका जवाब देने की कोशिश करूंगा। माननीय सभापति महोदय, इन चुनाव सुधार का जो विषय है, ये नया विषय नहीं है। हमारा देश लोकतंत्र की जननी के रूप में पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनावी प्रक्रिया इस लोकतंत्र को निरंतर पुष्पित और पल्वित करती आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हर सेक्टर में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलकर विकसित भारत के निर्माण की ओर तेजी से आगे भारत बढ़ रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस, ये जो चुनाव, ये खाली चुनाव के क्षेत्र में रिफॉर्म और में ऐसा नहीं है, हर क्षेत्र में रिफॉर्म नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए रिफॉर्म की एक्सप्रेस है। इस पर यात्रा करते हुए जब हम चुनावी सुधार के परिप्रेक्ष्य में चिंतन, मनन और मंथन करते हैं, तो संविधान के लागू होने के 75 वर्षों की स्वतंत्र भारत की गौरवमय यात्रा तथा हमारी हजारों वर्षों की कलेक्टिव विजडम को संजोने वाली ऐतिहासिक विरासत में बेहतर भविष्य हेतु प्रेरणा देती है। सभापति जी, मैं चुनाव सुधारों की चर्चा को दो भागों में बांटना चाह रहा हूं, आजादी से पहले और आजादी के बाद। अभी कांग्रेस के कई साथी आजादी के पहले कालखंड में भी चुनाव में सुधारों का 1919, 1935 कईयों का उल्लेख किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी उल्लेख किया। मैं उनकी भी चर्चा करूंगा। देखिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोकतांत्रिक भावनाएं हमारे सभ्यता के लोकाचार का अभिनंग है। वैशाली, लिच्छवी, शाक्य जैसे निर्वाचित गणतांत्रिक शहर 2500 साल पहले भारत में विकसित हुए। यही लोकतांत्रिक प्रणाली की भावना 10वीं शताब्दी के उत्तरामेरूर शिलालेख में दिखाई देती है, जिसने लोकतांत्रिक भागीदारी के सिद्धांतों को संहिता का रूप दिया। इसी लोकतांत्रिक भावना और लोकाचार ने प्राचीन भारत को सबसे समृद्ध भूमि बना दिया था। सदियों का औपनिवेशिक शासन भारतीय लोगों की लोकतांत्रिक भावना को दबा नहीं सका, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र निर्माता बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने 27 जनवरी 1919 को साउथ बोरो फ्रेंचाइज कमेटी के सामने एविडेंस प्रस्तुत करते हुए सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार की प्रभावशाली वकालत की थी। उन्होंने मताधिकार के मूलभूत पहलुओं को बताते हुए ये सारी बातें कही थी कि अगर पॉपुलर गवर्नमेंट है तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। इसका उल्लेख एक जगह हमारे कांग्रेस के साथी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने भी किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रथम
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 22 दिसंबर 1930 को भी सार्वजनिक वरिष्ठ मताधिकार की वकालत करते हुए कहा था और उन्होंने वकालत की थी कि ये अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। इसी प्रकार 19 जनवरी 1931 को एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का प्लेनरी सेशन था, उसमें भी उन्होंने इस बात की जिक्र किया। तो ये उस समय के कुछ ये डिबेट है जो बाबा साहब ने उन संबंध में रखी। मैं उस संबंध में थोड़ी चर्चा बाद में भी करूंगा। अब यहाँ एक विषय आता है कि ये सारी चीजें बाबा साहब करते जा रहे थे कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, और फिर जब संविधान बन रहा था तब भी बाबा साहब ने कहा कि हमें एक प्रिंसिपल पे चलना चाहिए, वो भी इलेक्शन रिफॉर्म का आधार है, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। ये इसी पे हमारा पूरा संविधान का ढांचा खड़ा है, मताधिकार का सिस्टम खड़ा है और लोकतंत्र खड़ा है। अब जब एसआईआर में जो बाबा साहब का ये प्रिंसिपल है कि 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यही होना चाहिए। जो अपात्र लोग हैं वो सूची से बाहर होने चाहिए और जो पात्र लोग हैं वो सूची के अंदर आने चाहिए। यही एसआईआर, और क्या एसआईआर? फिर तो समझ में नहीं आता। बाबा साहब क्या वकालत करते हैं और जो एसआईआर बाबा साहब के उस प्रिंसिपल के आधार पर हो रही है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, उसका आप विरोध करते हैं। ये विरोधाभास मुझे समझ में आ रहा है इनके वक्तव्यों में। तो आपको कोई रूलिंग देनी पड़ेगी विरोधाभास कैसा। आगे मैं आऊंगा इसके ऊपर। आगे मैं ये उल्लेख और करना चाहूंगा कि इन्होंने बाबा साहब का कई बार जिक्र किया, मेरे तो ये समझ में नहीं आता सभापति जी, जिन बाबा साहब के जब वो जिंदा थे, इस संसार में थे, सार्वजनिक जीवन में थे, कांग्रेस ने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा कि बाबा साहब का अपमान नहीं किया। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा। वो कैसे बात कर रहे हैं जी? सेम। आप 1952 का चुनाव, उनका चुनाव उन्होंने हरवाया कैंडिडेट खड़ा करके, और 1953-54 में भंडारा का चुनाव था, बाई इलेक्शन, वो भी हरवाया, और 52 का चुनाव भी हरवाया, और भंडारा का चुनाव भी हरवाया, और ये तो जीते जी कांग्रेस ने किया कि हम बाबा साहब को लोकसभा में नहीं आने देंगे। ये तो जीते जी किया। लेकिन जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया था तो उसके बाद भी भारत रत्न नहीं दिया बाबा साहब को लंबे समय तक। बोलने का मौका मिलेगा बाबा साहब को, जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, कोर्ट पढ़ते हैं, मुझे तो शर्म भी आती है, कोर्ट भी पढ़ रहे हैं बाबा साहब का। 1989-90 तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया इन्होंने, और संसद के सेंट्रल हॉल में बैठकर जहां संविधान लिखा बाबा साहब ने, इन कांग्रेस के लोगों ने कहा, लेटर है मेरे पास, कि संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का चित्र लगाने के लिए जगह नहीं। ये कैसे बाबा साहब की बात कर रहे हैं? कई बार तो मुझे वो कोटेशन याद आता है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, शायद ऐसा कुछ इनका एक विषय है। मैं बाबा साहब पे फिर आता हूं। एक विषय जो उन्होंने रखा कि महिला और पुरुष को दोनों को बराबर एक साथ अधिकार दे दो, ये विषय भी बाबा साहब ने रखा हमारी संविधान सभा में। और मैं वोटिंग राइट की जब बात करता हूं, बाबा साहब ने ये कहा, कुछ लोगों ने कहा, अभी इसमें कांग्रेस के साथी थे उस समय संविधान सभा अधिकतर, कि साहब इंग्लैंड में महिलाओं को लेट अधिकार मिला, संघर्ष करना पड़ा, और 2 बार संघर्ष किया तब जाके महिलाओं का अधिकार मिला, 1918, 1928। और ये भी कहा कि यूएसए जैसे देश में महिलाओं को बहुत लेट अधिकार मिला, उसमें 144 साल लगे, तो हम यहाँ एक साथ क्यों दे रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा भी, जो अगर आप वरिष्ठ मताधिकार नहीं देंगे तो हम लोकतंत्र को पल्लवित और पुष्पित कैसे करेंगे? हमारे बाद बहुत से देश आजाद होंगे, हम भारत जो है नेतृत्व देना चाहता है, जो अब आजाद होने वाले देश है, इसलिए आप सबको एक साथ अधिकार दे दो। तो मैं इस सदन से मैं ये कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज अगर किसी ने दिया तो उनका नाम है बाबा साहब B.R. अम्बेडकर। ये अपना आप ही क्लेम कर रहे हैं अपना आप को। ये कैसे क्लेम कर रहे हैं मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अब ये
अब ये मैं आपस में बात नहीं, प्लीज। अब ये मैं इलेक्शन कमीशन पे आता हूँ, प्लीज। ये इलेक्शन कमीशन पे आता हूँ सर। प्लीज मैं सीट पर बैठकर करेक्ट ना करना। नथिंग विल गो निकॉल जयराम जी, प्लीज सिट, प्लीज सिट, प्लीज सिट। मैं इलेक्शन कमीशन पे आता हूँ। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ सभापति जी, और 25 जनवरी 1950 को ही चुनाव आयोग का गठन किया बाबा साहब ने, एक दिन पहले। तो कितना महत्व है चुनाव आयोग को बाबा साहब ने दिया। और इसलिए बात समझनी चाहिए कि संविधान निर्माताओं के लिए इलेक्शन कमीशन कितनी महत्वपूर्ण संस्था थी। अब चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 3 to 4 के अंतर्गत इलेक्टोरल रोल, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है सर। ये संविधान के अंतर्गत ही इलेक्टोरल रोल की तैयारी, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए संचालित निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण के लिए शक्तियां प्रदान की गई है। ये पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग एसआईआर क्यों करा रहा है, उसको शक्तियां कहां से मिली। तो मुझे लगता है विपक्ष के कई साथी संविधान लेकर के तो चलते हैं, पर संविधान में लिखा क्या है ये पढ़ते नहीं है, ये समस्या है। ये 324 में लिखा हुआ है। अब ये इसके बाद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 आया, जिसको हम आरपी एक्ट 50 कहते हैं। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल आया 1960, जिसको हम आरईआर 1960 कहते हैं। उसके द्वारा भी शक्तियां दी गई है चुनाव आयोग को। अध्यक्ष है पढ़ लिया, तो फिर ये इसमें लिखा हुआ समझ में क्यों नहीं आता। सभापति महोदय, इसकी कार्य प्रणाली पर संसद में चर्चा का प्रावधान नहीं है। ये हमने जब कहा पिछले सेशन में, इन्होंने हल्ला किया कि क्यों नहीं कर सकते, तो इन्हीं के ही एक स्पीकर थे सर, बलराम जाखड़ साहब। उन्होंने एक रूलिंग दी, लोकसभा में रूलिंग दी कि हम इलेक्शन कमीशन पे चर्चा नहीं कर सकते उनकी कार्य प्रणाली पे। लेकिन इसलिए माने नहीं, हम तो इसी पे चर्चा करेंगे, एसआईआर पे करेंगे, इलेक्शन कमीशन पे करेंगे। तो अब इलेक्शन रिफॉर्म एक नया सब्जेक्ट आया और चर्चा हो रही है। लोकसभा में भी अच्छी चर्चा हुई, राज्यसभा में भी अच्छी चर्चा हो रही है, सुझाव आ रहे हैं, हम सब नोट कर रहे हैं। इसलिए इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा का जो विषय आपने अनुमति दी, उसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद दे रहा हूं। अब मैं बाबा साहब का जो संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को जो कोट जिसका जिक्र हमारे सुरजेवाला जी कर रहे थे, मैं भी करना चाह रहा हूं। ऑन द 26th January 1950, I quote, on the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradiction. In politics, we will have a equality, and in social and economic life, we will have a inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, one value. Or in social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue? ये बाबा साहब ये संविधान सभा में कह रहे थे। साहब उन्होंने कितने वर्ष शासन किया गांव में सर। मैं तो गांव ग्रामीण आदमी, गांव से आता हूं। एक आदमी का घर कच्चा और एक का पक्का, इनको दिख नहीं रहा था। एक के घर में शौचालय, एक के घर में शौचालय नहीं, इनको नहीं दिखा था सर। एक गांव में लाइट, दूसरे गांव में लाइट नहीं, इनको नहीं दिखा था सर। एक आदमी इलाज करा रहा है, दूसरा आदमी इलाज के लिए तरस रहा है, इनको नहीं दिखा था। एक के घर में नल से जल और एक बहुत दूर से पानी ला रहा है, इनको नहीं दिखा था। ये किस मुंह से बाबा साहब की बात कर रहे हैं? मेरे को मैं कह रहा हूं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ऐसी बात ये इनके मुंह से निकल रही है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये जो इलेक्शन रिफॉर्म का विषय है, ये अब विषय नहीं है। जैसे तारकुटे कमेटी बनी 1974 में बन गई थी, और उसमें कहा कि इसके दौरान चुनाव आयुक्त की अपॉइंटमेंट से संबंधित सुझाव दिए। इन्होंने सुझाव दिए, ये इन्होंने शायद की फाइलें पढ़ी नहीं दिखती है। पहला इन्होंने एक अमेंडमेंट किया 1991 में। ये तारकुंडे कमेटी कह रहा है कि अपॉइंटमेंट की चीजें भी डाल दो आप, क्योंकि इनको तो जो नेहरू गांधी परिवार से संबंधित कोई अच्छा वो आईएएस अफसर होगा, उसको चुनाव आयुक्त बनाना था। तो अपॉइंटमेंट की बात इन्होंने उसमें डाली रही। 1991 में अमेंडमेंट तो किया, लेकिन उनकी सैलरी क्या होगी,
उनकी अवधि क्या होगी, ये तो सब डाल दिया। रिटायरमेंट के बाद क्या सुविधा मिली, अपॉइंटमेंट क्या होगा, ये डाला ही नहीं, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। बरनवाल साहब जो लेके गए कि भाई इसमें लिखा हुआ है संविधान में कि पार्लियामेंट इसके लिए अपॉइंटमेंट से संबंधित कानून बनाए, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, वो स्टॉप गेट अरेंजमेंट था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाए तब तक ये समिति काम करेगी। तो संसद में अब कानून बन गया तो हम तो संविधान के अनुसार ही काम कर रहे हैं ना। आप संविधान के विरोध में बोल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपने नवीन चावला साहब का अपॉइंटमेंट कैसे किया बताएंगे क्या? गोपाल स्वामी उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने लिखित में दिया राइटिंग में कि नवीन चावला ठीक आदमी नहीं है, लेकिन आपने तो उसको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। नियम गिल साहब चुनाव आयुक्तों की चर्चा नहीं करें तो ठीक है, लेकिन इन्होंने करी इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। एमएस गिल साहब, एमएस गिल साहब को इनके आदमी थे, इन्होंने कैसे नियुक्त किया उनको, और उसके बाद इसी हाउस में मेंबर रहे, इसी हाउस में मेंबर रहे, चुनाव आयुक्त और इन्होंने मंत्री बनाया। हम ये कह रहे हैं, प्लीज टेक यू सीट प्लीज। आप करो तो ठीक, दैट विल टेक केयर। आप करो तो ठीक, हम करें तो गलत। ये कैसा विरोधाभास है सर, इसमें तो आपको रूलिंग देनी पड़ेगी। अब आप देखिए, आप गोस्वामी कमेटी आई, इलेक्शन रिफॉर्म पे ही थी साहब, इन्होंने क्या किया साहब, ये मैं इनका जिक्र 1974 के तारकुंडी कमेटी का कर रहा हूं, और 90 गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म पे आई। उसके बाद वोरा कमेटी आई 90 में सर, वोरा कमेटी जिसने कहा कि एक जाल बुना हुआ है इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए, वोटर लिस्ट में मतदाता अपराधी लोग भी आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब उन्होंने वोरा कमेटी ने इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने उसमें कोई काम ही नहीं किया। हमें कह रहे हैं ये तो इसी के समय आई थी, इन सब रिपोर्टें। उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, ये भी इनके समय आई, और उसके बाद लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, और उसके बाद जब 2014 में मोदी जी आए तो ये सुधारों का कालखंड, चुनाव के सुधारों का कालखंड शुरू हुआ। आप देखिए, विधि आयोग की 244वीं या 255वीं रिपोर्ट ने आपराधिक उम्मीदवारों पर कड़े प्रावधान, झूठे हल्फनामों पर अयोग्यता और चुनाव खर्च में पारदर्शिता की सिफारिशें दी। वो हमारे पीरियड में लागू हुई है सर। ये फॉर्म 26 देख लो आप, क्या है सर, चुनाव सुधार से संबंधित ही है, और मोदी जी के कालखंड में ही है। फॉर्म 26 में लगातार संशोधन करके उम्मीदवारों की आय के स्रोत, सोशल मीडिया पर विवरण, कर रिटर्न और ऑफशोर संपत्ति का खुलासा अनिवार्य किया गया। किसने किया सर? मोदी जी ने किया। 2019 में वीवीपैट, जिसका जिक्र आया बार बार, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल को ईवीएम के साथ लागू किया, यह भी सुधार इसी पीरियड में हुआ। 106वां 106 संविधान संशोधन 2023, सभापति महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश की आधी आबादी महिलाओं को समान अधिकार देने के प्रयास और उनकी समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी संसद में पास किया। 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की, यह भी इलेक्शन रिफॉर्म है। और वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनी, उसने रिपोर्ट दी। अब इसको वन नेशन वन इलेक्शन का भी ये विरोध कर रहे हैं। 52 में चुनाव लोकसभा राज्य विधानसभा का एक साथ, 57 का चुनाव लोकसभा विधानसभाओं का एक साथ, 62 का चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं का एक साथ, 67 का चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं का एक साथ। तब तो ठीक था, और हम करें तो गलत है। तो आप करो तो ठीक और हम करें तो खराब। सर ये कैसा विरोधाभास है सर? आपको थोड़ा इस पे रूलिंग देनी पड़ेगी सर। संविधान संशोधन बिल संसद, हाँ रूलिंग तो देनी आपको हम कुछ तो चीजें हम बताएंगे आपको। अब ये और देखिए, आप और देखिए 1900 SIR पे 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तब SIR हुआ। पहला तो 52 में ही हो गया था सर। दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री तो 57, फिर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 61 में फिर तीसरा, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी थे प्रधानमंत्री तब SIR हुआ 65 और 66 में, फिर इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तब 83-84 में SIR हुआ, फिर राजीव गांधी जी
प्रधानमंत्री थे 87 और 89 में SIR हुआ। फिर PV नरसिंह राव थे 92-95 में, तभी SIR हुआ। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी थे, तब भी साहब SIR हुआ 2002 और 4 में। तो SIR होता रहा है, ये करे तो ठीक और मोदी जी करे तो खराब। ये कैसा विरोधाभास है सर? ये तो आपको, इसकी रूलिंग तो आपको देनी ही पड़ेगी सर। अध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को परिस्थितियां क्या है, परिस्थितियां क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का आदेश दिया, जिसकी शुरुआत बिहार राज्य से हुई। मैं सभापति महोदय कह रहा हूं कि इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने 24 जून 2025 को देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का आदेश दिया, जिसकी शुरुआत बिहार राज्य से हुई, जहां विधानसभा चुनाव उस समय प्रस्तावित थे। दूसरे चरण में 27 अक्टूबर 2025 को जारी निर्देशों के माध्यम से चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में SIR कराने का निर्धारण किया है, जिसमें शामिल है छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि निर्वाचन आयोग को पूरे देश में मतदाता सूची के SIR की प्रक्रिया संचालित करने का वैधानिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सर। ये बहस करते समय कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला। मेरे पास, मैं तो आपको ऑथेंटिक करके दे दूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको वैधानिक संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। फिर भी आप उन पे सवाल उठा रहे हैं। अब मैं एक वोट चोरी का विषय आया सर, मैं बाबा साहब का जिक्र आया, इसलिए बाबा साहब का केस से ही आपको मैं बताना चाहूंगा वोट चोरी होती क्या है। सर 1951 में बाबा साहब ने आम चुनाव लड़ा बॉम्बई नॉर्थ से। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस चुनाव में बाबा साहब मात्र 14,561, आई रिपीट सर 14,561 बाबा साहब 14,561 वोटों से हारे। लेकिन कांग्रेस की ईर्ष्या, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति उनकी दुर्भावना के चलते हुए 74,333 वोट इन्होंने खारिज करवा दिए और दलित समाज की भावनाओं को आहत किया। पूरा दलित समाज चिंतित हुआ। 51-52 के चुनाव में बाबा साहब हार गए, बाबा साहब चुनाव हार गए, पूरा दलित समाज आहत हुआ साहब। हाँ हरा, मैं आगे कह रहा हूं, वो दलित समाज ने ऐसा सोचा हार गए। तो बाबा साहब ने क्या किया, नहीं बाबा साहब ने क्या किया, आने बाबा साहब ने आगे क्या किया, प्लीज रेड्डी साहब मैं आपकी बात ही कह रहा हूं। बाबा साहब ने आगे क्या किया, मैं डेट दे रहा हूं सर, 21 अप्रैल 1952 को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने 18 पन्नों की एक याचिका दायर की। अब कैसे नाम ले रहे हैं, याचिका। सोचिए, उन्होंने संविधान बनाया बाबा साहब ने, उसी संविधान निर्माता को कांग्रेस और एक परिवार ने चुनाव में धांधली करके हरवा दिया। यह चुनाव भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण है। आगे तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। लेकिन जब बाबा साहब ने चुनाव आयोग में 18 पन्नों का एक रिप्रेजेंटेशन दिया, मैं लेके आया हूं सर, 18 पेज का है, जिसमें उन्होंने कहा मेरे चुनाव में धांधली हुई है। संविधान निर्माता कह रहा है चुनाव आयोग को, ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर। ये हमारे को क्या कह रहे हैं, हमारे को क्या सिखा रहे हैं। ये संविधान निर्माता बाबा साहब BR अम्बेडकर चुनाव आयोग को अर्जी देते हैं, ज्ञापन देते हैं कि मेरी ये रिप्रेजेंटेशन है, उनको सुनिए। ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और उल्टा कोई निर्देश देते हैं कोई कार्रवाई नहीं करना। ये कैसी बात कर रहे हैं साहब। अब दूसरा चुनाव 71 राजनारायण जी को आप भी जानते हो सर, रायबरेली में हुआ। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इंदिरा जी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस की घटना वोट चोरी का सबसे घिनौना कृत्य है। और हाईकोर्ट ने भी माना कि इन्होंने भ्रष्टाचार दुराचरण करके और चुनाव जीता, और फिर हमें कह रहे हैं कि वोट चोरी का विषय, ये तो डॉक्यूमेंटेड है साहब। और तीसरा साहब, सोनिया गांधी जी जिन्होंने भारत की नागरिकता 1983 में ग्रहण की और वोटर लिस्ट में नाम पहली बार 1980 में ही आ गया सर। नागरिकता तो बाद में ग्रहण की और वोटर लिस्ट में नाम आ गया 1980 में।
माननीय मेघवाल जी, अभी किसी कोर्ट ने सोनिया गांधी जी को इस पर नोटिस भी जारी किया। मेघवाल जी, तो इसलिए मुझे एक हमारे क्षेत्र में he has हमारे to क्षेत्र में yield. हमारे क्षेत्र में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हैं आप, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे है, हमारे क्षेत्र में ऑर्डर है आपका, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे है माननीय प्रमोद जी। हाँ बोलिए। रूल नंबर 238 माननीय 238। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो बात अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे ये पूर्णतः गलत, तथ्यों से अलग। धन्यवाद। नहीं, आप मेरी बात तो सुने। आप 238 जब आप रूल के किसी तहत नहीं है, प्लीज। नहीं, आप मेरी बात तो सुने। जब किसी सदस्य के प्रति आरोप लगाया जाएगा तो उसकी पूर्व सूचना आपको दी जाएगी और उस सदस्य को दी जाएगी। न सदस्य को सूचना है न आपको सूचना है वो आरोप लगा रहे हैं। थैंक यू। इसलिए ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता। थैंक यू माननीय। क्या कहा? कुछ नहीं कहा। प्लीज। मैंने तो कहा कि एक कोर्ट ने अभी उनको नोटिस भी दिया, इतना ही कहा सर। और ये तो ऐतिहासिक तथ्य हैं सर कि 1983 में उन्होंने नागरिकता ग्रहण की और वोटर लिस्ट में नाम 1980 में आ गया सर। ये तो ऐतिहासिक तथ्य हैं सर, इसको कैसे झुठला सकते हैं सर? और मैं ऑथेंटिकेट करके भी दे दूंगा। तो कभी कभी मुझे याद आता है कि मेरे राजस्थान में कहावत है, पता नहीं आपके यहाँ है या नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सब जगह है क्या? सब जगह। और मुझे सुधांशु जी की वो भी बात आ गई कि नाचने जाएगा ना आंगन टेढ़ा। अब मैं कोई शेरो शायरी करने वाला आदमी नहीं, लेकिन मुझे गालिब का एक शेर तो जरूर याद आ रहा है, उनको मैं सुना देता हूं। क्या सर, एक बार क्या हुआ कि गालिब बहुत मशहूर एक कवि, शायर सब थे। तो एक आदमी उनके पास गया कि मैं काम तो बहुत करता हूं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। तो उन्होंने सुन के छोड़ दिया। वो दूसरी बार फिर गया कि आपने मुझे बताया नहीं, मैं तो आपसे पूछना आया हूं कि मैं काम तो बहुत करता हूं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। तो गालिब ने कहा, वो मेरा नहीं है, गालिब का है, उम्र भर इस भूल में जीते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी और हम आईना ही पूछते रहे। बहुत जोर से आईना पूछा लेकिन वो चेहरे की धूल थी, वो तो मिटी नहीं ना सर। चेहरा खराब था इनका। प्लीज आप बैठे। मेहनत कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं SIR बिहार में, अभी संजय झा जी है नहीं, मेहनत कर रहे हैं दोनों एक साथ। भाई मेहनत तो हमने खूब की, क्या हुआ भाई? मेहनत आपने सही जगह नहीं की ना। देखिए इलेक्शन में नेताओं का चेहरा जनता देखती है। नेता, नीति और नीयत, ये तीनों ठीक होती है तो जनता उसको पसंद करती है। हमारे नेता की नीति भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, नेता भी पॉपुलर है। आपका नेता इतना पॉपुलर नहीं होगा, या तो नीति भी ठीक नहीं है, नीयत भी ठीक नहीं है। हाँ, चेहरे पे धूल है और वो आईना पूछ रहे हैं, तो कैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे? इसलिए आप जब बैठकर सीट पर आपको जब सफलता नहीं मिलती है तो ऐसे आप अनलगल आरोप लगाते हैं। सर एक विषय आया, अब ये विषय चूंकि चुनाव के समय का था, लेकिन मैं यहाँ विषय आया इसलिए कहूंगा कि साहब ये संविधान बदल देंगे या संविधान बदल रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। एक विषय इस चर्चा में भी आया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 वर्षों के सेवा काल में हमने 22 बार संविधान बदला। ऐसा नहीं है कि नहीं बदला। लेकिन कांग्रेस के 55 वर्षों के शासन में 77 बार संविधान बदला, 77 टाइम। इनको याद नहीं आता क्या? और इन्होंने कैसे बदला, हमने कैसे बदला, मैं बताता हूं। अब आप देखिए कि अब पहला संविधान संशोधन होता है, पहला, चुनाव ही नहीं हुए सर, आप तो खुद पत्रकार रहे हैं। पहले संविधान संशोधन के माध्यम से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करने का ही काम करते हैं। अब विरोध भी होता है लेकिन कर देते हैं। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संसद के नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का इन्होंने काम कर दिया, इसकी भी आलोचना होती है। फिर 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा जी के चुनाव को निरस्त और अमान्य किया। इन्होंने संशोधन से प्रधानमंत्री पद की न्यायिक जांच पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये ऐसे संविधान संशोधन करते हैं। और जस्टिस एचआर खन्ना साहब ने इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट दिया। ये उनकी अथॉरिटी की और संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को उस समय एचआर खन्ना साहब सुप्रीम कोर्ट में थे। जस्टिस एचआर खन्ना ने चुनाव में इंदिरा जी के खिलाफ जजमेंट दिया, लेकिन सीनियरिटी के आधार पर जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बनाना था, तब इंदिरा जी ने सीनियरिटी ब्रेक करके उन्हें मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया और एमएच बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। सब ये किस मुंह से बात कर रहे हैं साहब सुप्रीम कोर्ट की? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। फिर आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें कांग्रेस इंदिरा जी को लगा कि अभी चुनाव होगा तो हम हार जाएंगे, इसलिए लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी। ये भी देखो इन्होंने किया। और प्रधानमंत्री कार्यालय के ऊपर एक गैर संवैधानिक संस्था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की इन्हीं के समय में बैठाई। अब हमने क्या किया? हमने इमरजेंसी भी लगाई, वो भी एक विषय था। हमने क्या किया? हमने साबानो केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और इन्होंने उलट दिया। प्रोग्रेसिव फैसला था और इन्होंने उठ दिया तुष्टीकरण की नीति के कारण, और हमें ये उपदेश दे रहे हैं। हमने जो संविधान संशोधन किए, हमने 101वां, जब जीएसटी लागू होना था इस देश में, तो हमने 101वां संविधान संशोधन किया। हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा देना था, तो हमने संवैधानिक संशोधन किया। हमने 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देना था, ईडब्ल्यूएस करके, तो हमने संविधान संशोधन किया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST के लिए आरक्षित सीटों को 2030 तक बढ़ाना था, तब हमने संविधान संशोधन किया। फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूती देते हुए अदर बैकवर्ड क्लास के आइडेंटिफिकेशन करने के निर्णय का आधार राज्य की सरकारों को देने का काम किया, तब हमने संविधान संशोधन किया। और संसद और विधानसभाओं में मातृशक्ति को 33% आरक्षण देने का काम किया, तो हमने संविधान संशोधन किया। हमने संविधान संशोधन ऐसे किया, इन्होंने संविधान संशोधन कैसे किया? माननीय मेघवाल जी, कंक्लूड करें। अच्छा, कंक्लूड करने का विषय क्या? जी। अब एक चीज तो मैं कहूंगा, एक चीज और कहकर के मैं कहता हूं। देखिए, इन्होंने कहा साहब आरक्षण ये समाप्त कर देंगे। डीप फेक का उपयोग करके 2024 के चुनाव में ऐसा चला। इसी राज्यसभा में मोदी जी ने बोला कि नेहरू जी आरक्षण के खिलाफ थी। उनका उन्होंने एक पत्र पढ़ा तो उधर से हटा दिया और नरेंद्र मोदी जी के नाम से चिपका दिया। लेकिन मैं कहता हूं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार ही चढ़ती है। उसके बाद आप देखिए, हरियाणा में चुनाव हुआ, हम जीते। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, हम जीते। दिल्ली में चुनाव हुआ, हम जीते। बिहार में चुनाव हुआ, हम जीते। हमने चौका लगा दिया और 2026 में 6 राज्यों में चुनाव में हम छक्का भी लगाएंगे। इसलिए मैं एक और लास्ट में आप कहो तो एक पढ़ दूं आपको कोई, ये एक विषय जो इससे जुड़ा हुआ ही था। आपका समय खत्म होने वाला, खत्म हो रहा। क्या समय आपका जो निर्धारित था वो खत्म हो रहा? समय निर्धारित पार्टी के दूसरे वक्ता का समय अब जाएगा आपके पास। ये कहते हैं कि ये जो सीसीटीवी फुटेज देने का विषय एक रह गया, मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं कि 45 दिनों के बाद हम इसको नहीं रखेंगे। ऐसा क्यों निर्णय किया? मैं सभापति जी कहना चाहता हूं, धारा 81 के अनुसार चुनाव परिणामों को चुनौती देने वाली इलेक्शन पेटिशन जिसको कहते हैं कि समय सीमा 45 दिन है, इसके बाद चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए 45 दिनों के बाद फुटेज रखने का कोई कानूनी औचित्य नहीं है। इसलिए हमने इसमें जो ये प्रावधान था उसके अनुसार ही संशोधन किया। और उसके बाद एक तो ये आप सुन ही लो साहब, ये मेरी एक छोटी सी समय आपकी पार्टी के अंदर मेंबर्स का जा रहा है। छोटी सी एक कविता है। ये कैसा विरोधाभास है? निर्णय आपको देना था, इसलिए कह रहा हूं। आप जीते तो ईवीएम ठीक, हम जीते तो ईवीएम खराब। ये कैसा विरोधाभास है? आप एसआईआर करें तो ईवीएम ठीक, हम करें तो ईवीएम खराब। एक ऐसा विरोधाभास है। आप अपॉइंटमेंट करें, जैसे नवीन चावला, SMS गिल का जिक्र किया, तो ठीक, और हम अपॉइंटमेंट करें
तो खराब, ये कैसा विरोधाभास है। आप हिमाचल विधानसभा का चुनाव जीते तो ईवीएम ठीक, हम हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीते तो ईवीएम खराब, ये कैसा विरोधाभास है। आप कर्नाटक विधानसभा का चुनाव जीते तो ईवीएम ठीक, हम महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जीते तो ईवीएम खराब, ये कैसा विरोधाभास है। आप झारखंड विधानसभा का चुनाव जीते तो ईवीएम ठीक, हम बिहार विधानसभा का चुनाव जीते तो ईवीएम खराब, ये कैसा विरोधाभास है। आप बंगाल विधानसभा का चुनाव जीते तो ईवीएम ठीक, हम असम विधानसभा का चुनाव जीते तो ईवीएम खराब, आप पंजाब विधानसभा का चुनाव जीते तो ईवीएम ठीक, और हम दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीते तो ईवीएम खराब, ये कैसा विरोधाभास है सर। और एक चीज नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व को लेकर के भी आई कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं। साहब, मोदी जी इस देश को विकसित भारत बनाने में लगे हुए हैं। एक शायर ने ठीक ही कहा है, देश के यशस्वी, तपस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हमारी सरकार को लेकर के भारत की जनता और सामान्य मानवीय के मन में विश्वास बना हुआ है। ये सरकार जो कहती है वो करती है, जो वादे किए जाते हैं उन्हें धरातल पर उतारा जाता है, इसलिए धारणा बलवती हुई मोदी है तो। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व के बारे में कहूंगा, ये कहते हैं कि क्या कर रहे हैं मोदी जी, जमाना कहां वाकिफ है मेरी उड़ान से। ये नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पे पूरा सही बैठता है। जमाना कहां वाकिफ है मेरी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित भारत बना करके ही दम लेंगे, और हम सब साथ देंगे, हम साथ देकर के भारत को विकसित भारत बनाएंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, माननीय प्लीज, कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं भी, प्लीज प्लीज, नो नो नो, प्लीज प्लीज प्लीज। माननीय सदस्यगण, आपकी अनुमति से माननीय फौजिया खान जी को कुछ एजेंसी है, जाना है, उन्हें बोलने की अनुमति मैं दे रहा हूं। माननीय फौजी खान जी, माननीय फौजिया खान जी, प्लीज।